रजनी मन ही मन सोचने लग जाती है कि वंदना पागल मुझे देखकर ऐसे मुस्कुरा क्यों रही है। कहीं इसने जानकी भाभी को उस रात के बारे में सब कुछ बता तो नहीं दिया। अमोदिता भी जानकी और वंदना को देखकर घबरा गई थी। जानकी रजनी और अमोदिता पर शक करते हुए पूछती है, तुम दोनों मुझे देखकर भूत बनकर क्यों खड़ी हो गई? तुम दोनों किस तहखाने की बात कर रही थी? जानकी की बातों से रजनी समझ जाती है कि जानकी ने उसकी और अमोदिता की पूरी बातें नहीं सुनी थी। इसी चीज का फायदा उठाते हुए रजनी बहाना बनाते हुए कहती है, वो भाभी तहखाना नहीं, हम दोनों तो खाने की बात कर रहे थे कि रात में खाना क्या बनाना है। अमोदिता भी रजनी का साथ देते हुए कहती है, हाँ बुआ जी, वो कंचन जी आई है ना, तो वो हमारी मेहमान है और मेहमान तो भगवान के समान होते हैं, तो उनकी खातिरदारी तो करनी पड़ेगी ना। तो बताइए बुआ जी, आज कंचन जी के लिए क्या स्पेशल बनाना है खाने में? जानकी कुछ कहती है उससे पहले ही वंदना अपनी डरावनी भारी आवाज में कहती है, तेरी तंगड़ी बना ले तेरा खून डालकर, इसे भी खून बहुत पसंद है उसकी तरह। वंदना की डरावनी आवाज सुनकर रजनी और अमोदिता दोनों ही घबरा जाती हैं। रजनी मन ही मन सोचने लग जाती है, इसे भी खून बहुत पसंद है उसकी तरह, कहीं ये पागल कर्ण पिशाचनी की बात तो नहीं कर रही? आखिर खून तो उसे ही पसंद है ना। रजनी इसके आगे कुछ सोच पाती उससे पहले ही जानकी वंदना के मुंह पर अपनी उंगली रखते हुए कहती है, बस कर वंदना, अब तू कुछ नहीं बोलेगी। सुबह से सुन रही हूँ तेरी ये बातें, क्या लगा कर रखा है? उसने खून पिया है, उसने उन दोनों का खून पिया है, आखिर तू किन दोनों की बात कर रही है? जानकी की बात सुनकर रजनी और अमोदिता दोनों की जान हलक में आ जाती है, क्योंकि कर्ण पिशाची ने उन दोनों का ही तो खून पिया था। रजनी और अमोदिता के हाथ पैर कपकपाने लग गए थे। वंदना अपना सिर टेढ़ा करते हुए रजनी और अमोदिता को घूरते हुए कहती है, इन दोनों की। कहीं जानकी वंदना की बात न सुन ले, इसलिए अमोदिता बीच में बोल पड़ती है, बुआ जी, आप वंदना भाभी की फिक्र क्यों करती हैं? उनकी फिक्र करने के लिए मैं हूं ना, मैं अभी ठीक करती हूँ इन्हें। जानकी प्यार से अमोदिता के सिर पर हाथ रखते हुए कहती है, तू है तभी तो इसे तेरे पास लेकर आई हूं मैं, अब तू ही देख इसे बेटा। अमोदिता वंदना का हाथ पकड़ते हुए कहती है, मैं अभी इन्हें इंजेक्शन लगा देती हूँ। रजनी चालाकी भरी निगाहों से अमोदिता को देखते हुए कहती है, अमोदिता बेटा, वंदना को ऐसा इंजेक्शन लगाना कि दोबारा ये कभी ऐसी बातें ना करे। अमोदिता रजनी का इशारा समझते हुए कहती है, जी माँ, मैं समझ गई, फिक्र मत कीजिए, अब वंदना भाभी कभी ऐसी बातें नहीं करेंगी। रात के 11 बज रहे थे और युग ग्रेवयार्ड कोठी में अकेले था। कायर और अभिमन्यु अभी तक नहीं आए थे। युग समझ गया था कि उसके बिहेवियर के कारण वो दोनों नहीं आए थे, वो दोनों उससे नाराज थे। युग ने भी उन दोनों को फोन नहीं किया था, ना ही ये पूछना ठीक समझा था कि वो दोनों आखिर क्यों नहीं आए थे। युग हमेशा की तरह टेबल के पास बैठा हुआ था, जहां पर टाइपराइटर रखा हुआ था। उसे उस टाइपराइटर के पास बैठकर एक अपनापन सा लगता था, लगेगा भी कैसे नहीं, आखिर वो उसके पिताजी का जो था, उसमें उनकी यादें जो जुड़ी हुई थी। युग टाइपराइटर के बटनों को बार बार छू रहा था और ना चाहते हुए भी यामिनी के बारे में ही सोच रहा था। जिंदगी में कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम किसी को अपने दिलो दिमाग से निकालना चाहते हैं, उसे भुलाना चाहते हैं, पर उसे भुलाने के लिए भी कई बार उसे ही याद करना पड़ता है। और आज युग के साथ भी यही हो रहा था। वो यामिनी को अपने दिमाग से निकालना चाहता था, पर नहीं निकाल पा रहा था। युग के दिमाग में रह रहकर यही ख्याल आ रहा था कि यामिनी ठीक होगी या नहीं। उसके बाबा ने उसके साथ क्या किया होगा? वो बहुत गुस्से में थे, कहीं घर पर ले जाकर उसके बाबा ने उसे मारा तो नहीं होगा? युग बार बार यही सब सोचे जा रहा था। युग खुद से बड़बड़ाता है, सब मेरी गलती है, मुझे अपने आप पर काबू रखना चाहिए था। यामिनी तो नादान है, मुझे उसके साथ वो सब नहीं करना चाहिए था। पता नहीं बेचारी किस हालत में होगी, उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं। युग ये सब सोच ही रहा था कि अचानक से उसका मन पलट जाता है और वो खुद से कहता है, पर मैं यामिनी के बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ? उसकी जिंदगी में कुछ भी हो रहा हो, उससे मुझे क्या करना है? हम फिक्र उसी की करते हैं जो हमारे अपने होते हैं। इसका मतलब। युग एक गहरी सांस लेकर कहता है, कहीं मैं यामिनी से प्यार तो नहीं करने लग गया? युग नाम में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं यामिनी से प्यार नहीं कर सकता। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक लड़की से प्यार किया है और वो है शालिनी। मैं सिर्फ उससे ही प्यार करता हूँ और जिंदगी भर करता रहूंगा। शालिनी मुझसे प्यार नहीं करती तो क्या हुआ, मैं तो उससे प्यार करता हूं ना। युग अपने मन को समझाने लग जाता है कि वो यामिनी से प्यार नहीं करता है, पर नहीं समझा पा रहा था। यामिनी का प्यार उसके दिल और दिमाग दोनों पर हावी हो गया था। देखते ही देखते युग की आंखें नम हो जाती हैं। युग की आंखों में आंसू आने लग गए थे।
पहली बार युग की आंखों में किसी के लिए आंसू थे। ये आंसू उसकी आंखों में तब भी नहीं आए थे जब शालिनी उसे छोड़कर गई थी। युग अपने हाथों से अपने आंसू पोंछते हुए कहता है, ये क्या आंसू? मैं रो रहा हूं, पर किसके लिए? ये क्या हो रहा है मुझे? युग अपना सिर टाइपराइटर के ऊपर रखकर सिसकियां लेने लग जाता है। टाइपराइटर पर अपना सिर रखते से ही उसे अपने पापा की याद आने लग जाती है। युग रोते हुए कहता है, मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ पापा। मेरे साथ आज कोई नहीं है। मेरे दोस्त लोग भी मुझे छोड़कर चले गए हैं। मैं क्या करूँ पापा? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर आज आप मेरे साथ होते तो मुझे बताते, फैसला लेने में मेरी मदद करते। मैं यामिनी को क्यों नहीं भुला पा रहा हूँ पापा? युग के आंसू टाइपराइटर पर गिरने लग गए थे। युग मायूसी के साथ फिर कहता है, आज सब लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया पापा। आप और माँ ने तो पहले ही मेरा साथ छोड़ दिया था। आज मेरे दोस्तों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। जैसे युग अपने मुंह से माँ शब्द निकालता है, उसके दिमाग में माँ शब्द घूमने लग जाता है। युग के दिमाग में बार बार माँ शब्द घूमे जा रहा था। युग उदासी के साथ कहता है, माँ कैसी दिखती थी पापा? मुझे माँ का चेहरा क्यों नहीं याद है पापा? माँ मुझसे नफरत क्यों करती थी पापा? क्या दुनिया की सभी औरतें एक जैसी होती हैं? युग अपनी माँ के बारे में ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे यामिनी की बातें याद आने लग जाती हैं। यामिनी ने उसे बताया था कि वंदना को उसकी माँ के बारे में सब कुछ पता है, वही उसे सब कुछ बता सकती है। युग के दिमाग में उसकी माँ का चेहरा देखने की इच्छा जागने लग जाती है। वो जानना चाहता था कि उसकी माँ कैसी दिखती थी, उनका क्या नाम था। ऐसे ही कई सवाल चल रहे थे युग के मन में। युग टाइपराइटर पर से अपना सिर उठाता है और कमरे के चारों ओर देखते हुए कहता है, माँ पापा तो पहले इसी ग्रेवयार्ड कोठी में रहा करते थे, तो इसमें माँ से जुड़ी कुछ ना कुछ चीज तो जरूर होगी। उनकी एक ना एक फोटो तो जरूर होगी। इतना कहकर युग कुर्सी पर से उठ जाता है और उस कमरे की ओर से जाने लग जाता है जहां पर पहले उसके मम्मी पापा एक साथ रहते थे। युग अभी अपने कमरे से बाहर निकला ही था कि उसकी नजर उसके बगल वाले कमरे रूम नंबर 666 पर पड़ती है और युग वहीं पर रुक जाता है। युग रूम नंबर 666 को देखकर सोचने लग जाता है, ये कमरा तो पापा का है, जहां पर बैठकर वो कहानियां लिखा करते थे। पापा के कमरे में माँ की एक ना एक फोटो तो जरूर होगी। आखिर उन्हीं की तस्वीर को देखकर तो वो कहानियां लिखा करते होंगे। क्यों ना पहले यहीं पर देख लो। इतना कहकर युग उस कमरे को खोलने लग जाता है, बिना ये सोचे कि वो कमरा यक्षिणी का था, जहां पर उसे कैद किया गया था। इस तरफ हवेली के अंदर कंचन कमरे में ड्रेसिंग के आईने के सामने खड़ी हुई थी। उसने काले रंग का सूट पहना हुआ था और उसके बाल खुले हुए थे, जो अस्त व्यस्त तरीके से फैले हुए थे। उसने अपनी आंखों में काजल लगाया था जो फैला हुआ था, और माथे पर भभूत का बड़ा सा गोल टीका लगाया हुआ था। वो काफी डरावनी लग रही थी। कंचन आईने के सामने खड़े होकर खुद से बातें कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद से नहीं बल्कि मायाधारी से बातें कर रही थी। आईने में उसकी सूरत दिखाई दे रही थी। कंचन आईने के सामने खुद के हाथ जोड़ते हुए कहती है, गुरु माँ को उसकी सेविका कंचन का प्रणाम। कंचन खुद मायाधारी की तरह बर्ताव करने लग जाती है, जैसे उसके अंदर एक ही वक्त में दो आत्मा हो, एक उसकी और दूसरी मायाधारी की। कंचन आईने में देखते हुए खुद से मायाधारी की आवाज में कहती है, सारी तैयारी कर ली है ना तूने? कंचन खुद ही अपनी आवाज में जवाब देती है, हाँ गुरु माँ, कर ली है। कंचन बड़ी बड़ी आंखें करके मायाधारी की आवाज में कहती है, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इन दोनों सुदेश और दिलीप से तो कुछ नहीं हुआ, पर तुझसे कोई भूल नहीं होनी चाहिए। इस बार उस यक्षिणी को कैद मत करना, सीधे मार देना। और यक्षिणी को कैसे मारा जाता है ये तुझे मैंने सिखाया है। कंचन कहती है, हाँ गुरु माँ, मुझे पता है। मेरे हाथ तो उस यक्षिणी की कमजोरी भी लग गई है, उसे अब मुझसे कोई नहीं बचा सकता। कंचन आईने के सामने मायाधारी से बातें ही कर रही थी कि तभी वहां पर सुदेश और दिलीप आ जाते हैं। कंचन को देखकर दिलीप मन ही मन सोचने लग जाता है, मुझे तो बस लगता था कि ये कंचन पागल है, पर अब इसकी हरकतें देखकर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये सच में पागल है। पता नहीं मायाधारी जी ने इसे क्यों भेज दिया। ये यक्षिणी को मार भी पाएगी या नहीं, मुझे तो ये खुद मरी हुई लगती है। कंचन मायाधारी की आवाज में कहती है, अब देर मत कर, 12 बजने वाला है। अगर तेरी काली शक्तियां रात के 3 बजे के बाद बढ़ेगी तो उसकी भी बढ़ेगी, क्योंकि यक्षिणी एक डायन है, इसलिए उसे 3 बजे से पहले ही मार देना। कंचन अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहती है, जी गुरु माँ, आप चिंता न करें, उसे मैं 3 बजे से पहले ही मार दूंगी। जैसे ही कंचन ये बात बोलती है वो नॉर्मल हो जाती है। उसकी आंखें वापस से छोटी हो गई थी।
कंचन अपने बालों का जूड़ा बनाती है और सुदेश दिलीप से पूछती है, जो मैंने बोला था लेकर आए हो? सुदेश हड़बड़ाहट के साथ कहता है, हाँ लेकर आए हैं ना। सुदेश के हाथ में एक सफेद पारदर्शी पॉलीथीन थी जिसके अंदर करीब आधा लीटर खून था। सुदेश वहीं पर रखी कांच के गिलास को उठा लेता है और कांपते हुए पॉलीथीन के अंदर का खून उस गिलास के अंदर निकालने लग जाता है। वो गिलास पूरे खून से भर गया था। सुदेश अपने कांपते हाथों से खून से भरे गिलास को कंचन को देने लग जाता है। कंचन फुर्ती से उस गिलास को पकड़ लेती है। उसके मुंह में खून को देखकर पानी आने लग गया था। कंचन गिलास को अपने मुंह से लगाती है और खून पीने लग जाती है। कंचन उस खून को ऐसे पी रही थी जैसे वो खून नहीं बल्कि पानी पी रही हो। ये सब देखकर सुदेश और दिलीप दंग रह गए थे। कंचन एक ही घूंट में वो सारा खून पी जाती है। खून पीने के बाद कंचन का गला लाल हो जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो खून उसके गले में अटक गया था। उसने खून को अपने गले से नीचे ही नहीं उतारा था। दिलीप कंचन के होठों पर लगे खून को देखते हुए कहता है, आपने ये खून अपने पीने के लिए बुलाया था? मुझे तो लगा पूजा विधि के लिए बुलाया होगा। कंचन अपने होठों पर लगा खून साफ करते हुए जवाब देती है, पूजा विधि के लिए तो बुलाया है, शक्ति आएगी तभी तो उस यक्षिणी को मारूंगी। दिलीप को कंचन की बात समझ में नहीं आती और वो बिचकते हुए कहता है, शक्ति आएगी मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। कंचन दिलीप को समझाते हुए कहती है, मतलब ये कि जिस तरह चरणामृत पीने से दैवीय शक्ति प्राप्त होती है, ठीक उसी तरह से खून पीने से हमें काली शक्तियां प्राप्त होती है। सुदेश कंचन को देखते हुए पूछता है, क्या आप लोगों को ये खून हर दिन पीना पड़ता है? कंचन सुदेश के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, हर दिन तो नहीं, पर महीने में एक बार, और कुछ खास मौकों पर जैसे कि आज है। काली शक्तियां जिनके पास होती है उन्हें अपनी शक्तियां बनाए रखने के लिए खून पीना ही पड़ता है, वरना उनकी शक्तियां धीरे धीरे लुप्त हो जाती है। यही वजह है कि हम जादूगरनियां, डायनी, चुड़ैले, पिशाच और भक्षानर खून पीते हैं। जैसे ही कंचन भक्षानर का नाम लेती है, सुदेश के फेस के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। वो घबरा जाता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो भक्षानर के बारे में पहले से जानता था। दिलीप अपना सिर खुजाते हुए कहता है, ये डायनी, चुड़ैल, पिशाच का नाम तो सुना है, पर ये भक्षानर क्या होता है? कंचन हंसते हुए जवाब देती है, तुम्हें भक्षानर के बारे में नहीं पता? तुम दोनों यक्षिणी का शिकार करने निकले थे। हमें किसी का शिकार तभी करना चाहिए जब हमें शिकार के बारे में पूरी जानकारी हो। कंचन को हंसते देख दिलीप के अभिमान को ठेस पहुंचती है। उसे ऐसा लगता है जैसे वो उस पर हंस रही हो। दिलीप कुछ याद करते हुए अकड़ते हुए कहता है, भक्षानर वही था जिसने यक्षिणी को द्वापर युग के अंत में पृथ्वीलोक पर बुलाया था। कंचन दिलीप की बात से सहमत होते हुए कहती है, बिल्कुल ठीक कहा। सुदेश मनी मन सोचने लग जाता है, जीजा जी को भक्षानर के बारे में कैसे पता, जबकि मैं तो पहली बार भक्षानर का नाम सुन रहा हूँ। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।